हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में दो चरों में रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पहले तो आपको जानना होगा चर किसे कहते हैं। चर मीन्स वेरिएबल। चर मीन्स वेरिएबल, जिसका वैल्यू वेरी करता है उसको चर कहते हैं। चर के रूप में हम एक्स वाई जेड ये सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ये सब का इस्तेमाल चर के रूप में किया जाता है। इसका मान बदलते रहता है और ये क्या है, एक संकेत है। और चर भी आप जानते हैं कांस्टेंट, इसका वैल्यू नियत रहता है। नियत वैल्यू होता है, इसका वैल्यू बदलता नहीं है। तो जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी क्या हैं, अचर राशि है। इसके अलावा ई है, पाई है और स्मॉल ए बी सी डी, इन सब का भी इस्तेमाल कभी कभी अचर के रूप में किया जाता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो इसके बाद है बच्चों एक्सप्रेशन। और उसके बाद है इक्वेशन पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन मतलब हिंदी में इसको व्यंजक कहते हैं। तो बच्चों, चर और अचर के मेल से जो कि चार फंडामेंटल ऑपरेशंस अर्थात जोड़, घटाव, गुणा या भाग के चिन्ह से जुड़े हुए हो चर और अचर, तो वे क्या कहलाते हैं, व्यंजक। एज फॉर एग्जाम्पल देखें, x + 3, x² - 1, x by 4, y 5y by 6 + 3, ये सभी क्या है, ये सभी व्यंजक हैं, एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट बच्चों इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहते हैं? तो बच्चों इक्वेशन जो होता है वह समानता का कथन होता है। समानता का कथन जिसमें कम से कम एक चर राशि या एक अज्ञात राशि मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं समीकरण? जिसमें कम से कम एक अज्ञात राशि हो, वैसा समानता का कथन मतलब इक्वल का साइन लगा हुआ रहना चाहिए। ऊपर के एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं x + 3, इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। और जिसमें इक्वल का साइन लगा होगा उसको हम इक्वेशन कहेंगे। x² - 1 = 3, x by 4 + 7 = 9। ये सभी में कम से कम एक चर राशि है अर्थात अज्ञात राशि जो x है और इक्वल का साइन है, ये सभी समीकरण है। अब बच्चों कि एक चर में समीकरण, दो चर में समीकरण, दो से अधिक चरों में समीकरण, बहुत तरह के समीकरण होते हैं। जैसे बच्चों x + 5 = 9, यह एक चर में रैखिक समीकरण है। अब क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन मीन्स रैखिक समीकरण। तो बच्चों रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 1 हो, वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 1 हो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। यह सभी रैखिक समीकरण है इसलिए कि चर का घात 1 है। अब बच्चों फिर है x + y = 9, इसमें कितने चर हैं? इसमें दो चर है। तो और x का भी घात 1 है और y का भी घात 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण। अब बच्चों दो चरों में रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है?
मानक रूप क्या होता है? तो वह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अगर हम दो चर कह रहे हैं तो a और b जो दोनों कोफिशिएंट है नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0। a क्या है? x का कोफिशिएंट, x का गुणांक। गुणांक का इंग्लिश में क्या होता है? कोएफिशिएंट। और b क्या है? y का कोएफिशिएंट। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। बच्चों, क्या है? कांस्टेंट टर्म। हिंदी लिख देना जरूरी है, अचर पद। एक्स वाई के बदले u भी w एक्स वाई कुछ दूसरा भी वेरिएबल लिया जा सकता है। तो बच्चों, आप दो चरों में रैखिक समीकरण के मानक रूप को देख चुके हैं। a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कहा गया है क्योंकि हम बोल रहे हैं दो चर में रैखिक समीकरण। यदि a और b में से कोई भी अगर 0 होगा तो एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ a और b दोनों एक साथ 0 हो जाते हैं तो यह दोनों पद खत्म हो जाएंगे, ओमिट हो जाएंगे और सिर्फ c इक्वल टू 0 बचेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि दोनों नॉट इक्वल टू 0। अब है बच्चों, बीजगणित का और समीकरण का हमारे आम जीवन में क्या महत्व है, क्या भूमिका है? तो बच्चों, हम आए दिन देखते हैं कि जब दो लोग आपस में शांति से बैठते हैं, कभी कभी वे लोग क्या करते हैं? आपस में एक पजल सुलझाते हैं। पजल क्या होता है? अलजेब्राइक इक्वेशन ही होता है, जिसका वहाँ पर इक्वेशन के रूप में नहीं बल्कि शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो अलजेब्रा का डिफिनीशन है बच्चों, या इक्वेशन का कहें कि हमारे आम जीवन की घटनाओं को हम गणितीय रूप देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसी को हम इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं, और इसी को बीजगणित भी कहते हैं। तो बच्चों, आइए हम दो चर में, जब एक चर में कोई इक्वेशन होगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो हल होगा, वह कैसा हल होगा? डिफिनिट होगा। लेकिन जब दो चर में एक ही रैखिक समीकरण हो, जैसे देखें x इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम 1 को ट्रांसपोज करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। तो एक डिफिनिट वैल्यू आ गया x का मान आ गया। और यह तो एक समीकरण है। तो समीकरण का हल किसको कहते हैं ये जान ले, फिर आगे बतलाएंगे। तो बच्चों, कोई समीकरण दिया हुआ हो, अलजेब्राइक इक्वेशन, तो उसमें चर का वह मान जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करे, अर्थात LHS और RHS का मान बराबर कर दे, चर के उस मान को हम उस समीकरण का हल कहते हैं। यहाँ पर देखें तो जांच करें, वेरीफाई करें। LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 4 रखें तो LHS में 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, और RHS का मान कितना है? 5। तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS है, अर्थात हमने जब x का वैल्यू 4 रखा तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया, इसलिए हम 4 को इस समीकरण का हल कहेंगे। वहीं पर x का वैल्यू 4 के अलावे कुछ भी रखेंगे तो यह सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देखें, x का वैल्यू 1 लिया जाए तो 1 लेते हैं तो LHS का वैल्यू कितना होगा? 1 प्लस 1 2। RHS का वैल्यू कितना है? 5। 2 नॉट इक्वल टू 5, इसलिए x का वैल्यू 1 इसका हल नहीं है। तो बच्चों, समीकरण में कुछ खास मान ही उस समीकरण के हल होते हैं, और वहीं पर एक असमीका या तादात्म्य पढ़ाई होती है तो असमीका के बहुत सारे मान होते हैं। असमीका में जो चर लगाए जाते हैं उस चर के बहुत सारे मान होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। यही अंतर होता है समीका और समीकरण में।
तो बच्चों अब हम आते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों हमने बतलाया था कि चर का हल किसे कहते हैं। तो हमने बतलाया कि चर का वह मान जो उस समीकरण के को संतुष्ट करे, अर्थात LHS और RHS का मान बराबर कर दे, उसको हम उस समीकरण का हल कहते हैं। तो बच्चों जब दो चर में एक ही रैखिक समीकरण हो, एक संख्या में, जैसे यहाँ पर एक रैखिक समीकरण है, तो इसमें इस समीकरण के अनेक सारे हल होंगे, इंडिफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, अनेक हल होंगे, इंडिफिनिट होंगे। कोई डिफिनिट वैल्यू मतलब एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू नहीं आएगा। जैसे देखें y का वैल्यू, तो x को ट्रांसपोज कर देंगे, 5 माइनस x हो जाएगा। अब x का वैल्यू 0 लें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। x का वैल्यू 1 लें, y का वैल्यू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। x का वैल्यू 2 लें, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान लेते हैं वैसे वैसे y का अलग अलग वैल्यू आते जाता है। इस तरह से कोई भी डिफिनिट वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या आवश्यक है बच्चों, तो दो चर में जब रैखिक समीकरण हो तो वह संख्या में दो हो, युग्म हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होना चाहिए। तब हमें क्या मिलेगा, डिफिनिट वैल्यू मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस तरह का समीकरण हमें मिलेगा तो इसको हम हल कर सकते हैं। अब समीकरणों को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः दो विधि है। पहली विधि है ग्राफीय मेथड और दूसरा विधि है बीजगणितीय मेथड। तो आइए अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना। ये हमारा टॉपिक अभी रहेगा। लेकिन बच्चों जो ये रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वह जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, इस तरह के दो रैखिक समीकरण हो गए। अब बच्चों कुछ रैखिक समीकरण ऐसे होते हैं जिनका हल निकलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसका हल नहीं निकलता है। कुछ ऐसे रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिसका हल एक ही होता है। अनेकानेक हल कहिए, अनेकानेक हल मिलते हैं। तो बच्चों जब दो समीकरण युग्म का हल मिलता है, हमें अद्वितीय हल मिलता है, तो ऐसे समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, संगत या अविरोधी। तो पहला है संगत या अविरोधी, कंसिस्टेंट। तो बच्चों इसका क्या शर्त है, कैसे हम कहेंगे कि दिया हुआ समीकरण युग्म जो है वह क्या है, संगत है या अविरोधी है, कैसे जांचेंगे। जांच करने का रूल देखिए। तो यदि समीकरण युग्म दिए हुए हों, यदि x के गुणांकों का अनुपात, यदि x के गुणांकों का अनुपात बराबर है y के गुणांकों का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात। जैसे
ए बाई डी, ए डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। हाँ तो बच्चों हम कह रहे हैं संगत के बारे में, तो यह बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं। यदि आप जांच करते हैं पहले तो समीकरण युग्म को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है, कांस्टेंट को भी बाएं साइड में ले आया जाता है। उसके बाद यदि x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं हो तो समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे, संगत या अविरोधी कहलाएंगे। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, ग्राफीय या ग्राफ, सीधे ग्राफ लिखे हम, इसका जो ग्राफ होगा वे प्रतिच्छेदी होंगे, एक दूसरे को काटेंगे। प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे मतलब एक दूसरे को काटेंगे इस तरह से। आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वह एक लाइन होता है। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों का अलग अलग होगा, दो लाइन्स होंगे। और जब हम इस शर्त के अनुसार देख लेंगे कि यह a डिवाइडेड बाई डी नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई e हो, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे। चलिए, और क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा और ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे। चलिए, अब अगला है, दूसरे तरह के होते हैं वे समीकरण युग्म। दूसरा है विरोधी या असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों इसके लिए कैसे जांचेंगे हम कि दिया हुआ समीकरण निकाय या समीकरण युग्म का जो समीकरण युग्म है वह असंगत है या नहीं। तो यदि a डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई e हो, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे कि दिए हुए समीकरण युग्म विरोधी या असंगत हैं, इनका हल नहीं निकलेगा। क्या होगा, हल नहीं निकलेगा, हल नहीं निकलेगा। और जब ग्राफ बनाएंगे हम, तो जो ग्राफ मिलेंगे वे समांतर मिलेंगे। क्या होंगे, समांतर रेखा होंगे। चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ लाइन होता है, दो हैं तो दो लाइन होंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे, समांतर होंगे, अप्रतिच्छेदी होंगे। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। चलिए, दो हुआ। अब है बच्चों तीसरा टाइप, तीसरा प्रकार है समीकरण निकाय का या युग्म का, उसको कहते हैं आश्रित समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, आश्रित या डिपेंडेंट। तो बच्चों कैसे जांच करेंगे कि दिया हुआ समीकरण निकाय या समीकरण युग्म आश्रित हैं। तो यदि x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b डिवाइडेड बाई e इक्वल टू कांस्टेंट का अनुपात अर्थात c बाई एफ, तो क्या होगा बच्चों, हल अनेक होंगे, हल अनेक होंगे या अनेकानेक होंगे। और ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा कोइंसिडेंट कहते हैं उसको,
एक दूसरे पर चढ़े होंगे। ग्राफ संपाती, हिंदी में संपाती, इंग्लिश में कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब दोनों समीकरणों द्वारा जो ग्राफ बनेगा वह दोनों एक ही होगा, इसी को संपाती कहते हैं। जो दोनों का ग्राफ एक ही होगा तो उसको संपाती कहते हैं। चूँकि हल अनेक होंगे तब भी हम हल निकालना छोड़ देंगे, और कोई हल नहीं होगा विरोधी होने के शर्त में, या विरोधी होने की स्थिति में कोई हल नहीं होगा तब भी हम इसका हल निकालना छोड़ देंगे। तो बच्चों आप अभी क्या सीखे? अभी आपने सीखा कि समीकरण युग्म दिया हुआ हो, संगत है या असंगत है या आश्रित है, इसकी जांच करना। अब बच्चों इसको मूलतः दो विधि से हल करते हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि से हल, क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इसका हम ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे? तो बच्चों अब एक ग्राफीय विधि से हम हल निकालना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। जांचें और ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करें। तो बच्चों सॉल्यूशन जांचने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है बच्चों? x + 3y माइनस कांस्टेंट को बाएं साइड में ले आया जाता है। दूसरे समीकरण में भी 2x - 3y - 12 = 0। यहाँ पर इसकी तुलना आप किससे करेंगे? ax + by + c से करेंगे। इसकी तुलना आप dx + ey + f = 0 से करेंगे। तो आप क्या पाएंगे? x का कोफिशिएंट को a से डिनोट करते हैं। a का वैल्यू कितना है? यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम। a का वैल्यू कितना है बच्चों? 1, b का वैल्यू कितना है? 3 और c का वैल्यू -6 है। d का वैल्यू कितना है? 2 है। e का वैल्यू -3 है और f का वैल्यू कितना है बच्चों? -12 है। तो आप देखें a/d कितना आता है? तो 1/2 और b/a का वैल्यू कितना आता है? 3/-3 काटते हैं =-1। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि a/d नॉट इक्वल टू b/e, a/d नॉट इक्वल टू b/e है। इसलिए समीकरण निकाय या समीकरण युग्म क्या है बच्चों? अविरोधी है। क्या है? अविरोधी है। इसके हल जो होंगे वे कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। उसके अलावे इसका जो ग्राफ होगा वह प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा बच्चों? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। हल कैसा होगा? हल यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। और बच्चों जब ग्राफ खींच लेंगे तो दोनों समीकरणों के ग्राफ जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु का जो नियामक होगा
x नियामक x का मान होगा, x का हल होगा, और y नियामक y का हल होगा। बच्चों इसके लिए समीकरण 1 से ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से लिखते हैं और y को हम बाएं साइड रखते हैं और x को दाहिने साइड ले जाते हैं। जिस राशि को, जिस पद को हम दाहिने साइड ले जाएंगे या साइड चेंज कराएंगे उसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, तो -x हो जाएगा। 3y = 6 - x। दिस इम्प्लाइज y = 6 - x डिवाइडेड बाई 3। अब है x का एक मान ऐसा लेंगे कि y का वैल्यू 0 आ जाए, फिर x का एक मान ऐसा लेंगे कि y का मान x का एक मान 0 लेंगे, फिर x का ऐसा मान लेंगे कि एक बार y 0 हो, तो x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो संगत y का वैल्यू कितना आता है 6 - 0 डिवाइडेड बाई 3 = 6/3। 3 से 6 को काटेंगे 2y। फिर x का वैल्यू अगर 6 ले लेते हैं तो y का मान कितना आता है 6 - 6/3 = 0/3। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 - x है, x का वैल्यू अगर हम 6 ले लेंगे तो 6 - 6 = 0 हो जाएगा। यह ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार x का वैसा मान चूज करेंगे ताकि y का मान 0 हो जाए। अपनी सहूलियत के लिए, ऐसा कोई नहीं है, अगर दूसरा भी मान लेंगे तो ग्राफ वही होगा, कोई भी मान लेंगे ग्राफ वही होगा। तो कुछ लोग 2 ही मान लेते हैं, कुछ लोग 3 मान भी लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम x का एक मान ले लेते हैं 3, तो y का वैल्यू 6 - 3 डिवाइडेड बाई 3 = 3 डिवाइडेड बाई 3 कटकर 1 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं बच्चों, टेबल बना लेते हैं। x का मान 0, y का संगत मान 2, x का मान 3, y का संगत मान 1, x का मान 6, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 0। एक टेबल बना लेते हैं। अब बच्चों इसी तरह से हम दूसरे समीकरण के लिए भी टेबल तैयार करेंगे। समीकरण 2 से, इक्वेशन 2 से, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम y के वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, x के वैल्यू को राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर y का जो मान है उसका चिन्ह है वह निगेटिव है, तो x 2x टर्म ट्रांसपोज हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, पक्ष चेंज हो जाएगा, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में चला जाएगा, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब बच्चों y का वैल्यू, तो -y का वैल्यू तो 12 - 2x/3। अब हम माइनस को भी ले जा सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं -3 को पक्षांतरित कर देते हैं, -3 को लेफ्ट से राइट ले जाते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -12 + 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई -3, माइनस कैंसिल होगा। अब इसका वैल्यू आप 2x - 12/3 लिख सकते हो, 2x - 12/3। अब x का वैल्यू 0 लेंगे, देखते हैं y का वैल्यू, संगत y का वैल्यू कितना आता है, तो 2 × 0 - 12 डिवाइडेड बाई 3। 2 × 0 कितना होगा, 0 होगा। 0 से मल्टीप्लाई करिएगा किसी भी नंबर को तो 0 आएगा। 0 - 12 डिवाइडेड बाई 3 = -12/3 = -4। फिर अब x का मान हम कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 × 3 - 12/3 = 6 - 12/3 = -6/3। 3 से 6 को काटते हैं -2। फिर x का वैल्यू हम कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 लेते हैं। अब y का वैल्यू देखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 6
-12/3 इक्वल टू 12 - 12/3 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब x का और y का संगत मान लेकर हम टेबल बनाते हैं। x y, x का मान 0, y का संगत मान -4, x का मान 3, y का मान -2, x का मान 6, y का मान 0। इस तरह से बच्चों हम दो टेबल बनाते हैं दोनों समीकरणों के लिए। बच्चों परीक्षा में यह बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हर परीक्षा में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहना ही है, लेकिन आप सिर्फ टेबल अगर उसमें लिखेंगे कहीं से तो गलत होगा, उतना मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको पूरी विधि से टेबल बनाना होगा। जिस विधि से हमने बनाया है उसी तरह से टेबल बनाना होगा। फिर ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ पेपर पर x एक्सिस y एक्सिस खींचना होगा। यहाँ पर स्केल लिखना होगा बच्चों। स्केल ग्राफ पेपर दो तरह के होते हैं। एक में जो एक वर्गाकार बॉक्स होते हैं उनकी भुजा 1 cm की होती है और किसी में 2 cm की होती है। तो जनरली आपको मिलता है 1 cm वाला। तो 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट भी हम यहाँ लिखेंगे। और दोनों एक्सिस के कटान को हम O से डिनोट करते हैं। इधर 1 2 बराबर दूरी पर हम इसका अंकन करते हैं। 4 5 6 इसी तरह से इस पर भी हम 1 बराबर दूरी पर 3 4 5 6। इसी तरह से यह माइनस है 2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 3 -4 5 -6। अब है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, प्लस प्लस होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है। थर्ड क्वाड्रेंट, इसका चिन्ह माइनस प्लस, इसका चिन्ह माइनस माइनस, इसका चिन्ह प्लस प्लस होता है। अब बच्चों पहले टेबल के अनुसार हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू 2 है और तो y एक्सिस पर x का मान x कोऑर्डिनेट 0 होता है और बच्चों x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। याद रखें y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट पर y का वैल्यू y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर y का वैल्यू 2 है, इट मीन्स यह बिंदु 0 2 यहाँ पर है। यही 3 1 x का वैल्यू 3 है तो उसके संगत y पर मान कितना है 1 है। x पर 3 y पर 1 3 1 3 1 कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का 3 1 3,1। तीसरा पॉइंट है बच्चों 6 x पर 6 y पर 0। तो वह पॉइंट होगा x एक्सिस पर ही वह पॉइंट होगा जिस पर x कोऑर्डिनेट 6 हो और y कोऑर्डिनेट 0 हो। फिर से x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, मुक्त हस्त से बच्चों इसको हम मिला देते हैं। इसको मुक्त हस्त से मिला देते हैं। हालांकि सीधा रखने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं और ये जिस समीकरण के संगत ग्राफ है उस समीकरण को हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर अब दूसरे टेबल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं ग्राफ। तो y कोऑर्डिनेट कितना है -4 और x कोऑर्डिनेट 0, यही पॉइंट है बच्चों। x कोऑर्डिनेट क्या है 0।
तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। दूसरा पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट -2। एक्स पर 3 + 3 और वाई पर -2, वह यहाँ पर होगा बच्चों। एक्स पर 3, वाई के संगत -2। यहाँ है 3, पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है तब वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट है 6, 0, अर्थात एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वह पॉइंट यही पॉइंट होगा 6, 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला लें। नहीं है बच्चों, संगत समीकरण को लिख लेते हैं। 2x - 3y = 12। अब बच्चों दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का जो नियामक होगा, x नियामक x का हल होगा और y नियामक y का हल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को बिंदु, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? 6, 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए हल क्या होगा बच्चों? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू होगा 6 और y का वैल्यू हो जाएगा 0। यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों इसी के साथ हम समाप्त करते हैं।